नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। आज दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। चुनाव आयोग को एससी का निर्देश, शिंदे गुट की याचिका पर अभी ना ले कोई फैसला। थाईलैंड के नाइट क्लब में भीषण आग, 40 की मौत, 10 बुरी तरह झुलसे। कुकर खराब बेचने पर अमेजॉन पर 1 लाख का जुर्माना। 5G की लॉन्चिंग पर जियो और एयरटेल में टक्कर। अंतर्राज्यीय गिरोह ने दिया एसबीआई में 35 लाख की चोरी को अंजाम। बस स्टैंड पर मिली आखिरी लोकेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। पुलिस के अनुसार नई दिल्ली जिले में धौला कुआं, रिज रोड, शंकर रोड, पचकुइया रोड, चेम्सफोर्ड रोड, मीटो रोड, मथुरा रोड, डब्लू पॉइंट, लोधी रोड, अरबिंदो मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू और मोतीबाग रेड लाइट से बसें डाइवर्ट होंगी। वहीं कमाल मार्ग, कौटिल्य मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, राजा की मार्ग, अकबर रोड आवाजाही में दिक्कत होगी। इसके साथ ही सरदार पटेल मार्ग, शांति पथ, पंचशील मार्ग, पृथ्वीराज रोड, शाहजहां रोड, जाकिर हुसैन जनपद रोड, अशोका रोड, बाबा खड़क सिंह मार्ग और मथुरा रोड भी जाम की आशंका है। बता दें, दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले में निषेधाज्ञा लागू होने का हवाला देते हुए शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। कांग्रेस ने मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ाए जाने के खिलाफ 5 अगस्त को बड़े पैमाने पर विरोध की योजना बनाई है। प्रदर्शन के तहत कांग्रेस राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालेगी और प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगी। अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली पुलिस ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के सी वेणुगोपाल को लिखे एक पत्र में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत नई दिल्ली जिले में निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए पार्टी के विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। पत्र में कहा गया कि विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि आप अपने समर्थकों के साथ शुक्रवार को धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि जंतर मंतर को छोड़कर नई दिल्ली जिले के पूरे क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 लागू है और मौजूदा दिशा निर्देश के मद्देनजर शुक्रवार को नई दिल्ली जिले के क्षेत्र में विरोध, धरना, घेराव की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसमें कहा गया कि निर्देश का कोई भी उल्लंघन होने की स्थिति में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। शिवसेना में फूट और सरकार गिरने बनने की पूरी कहानी के बीच अभी भी दोनों धड़ों में विवाद बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एकनाथ शिंदे गुट की याचिका पर सुनवाई हुई। दरअसल एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से याचिका दायर की गई थी कि उन्हें ही असली शिवसेना माना जाए और पार्टी के सिंबल का अधिकार भी उन्हें मिले। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को लेकर चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि एकनाथ शिंदे की याचिका पर अभी कोई फैसला नहीं लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस एनवी रमन, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि वो महाराष्ट्र के हाल के राजनीतिक संकट से संबंधित मामलों को संविधान पीठ के पास भेजने पर सोमवार तक फैसला लेगी। इसके अलावा याचिका को लेकर पीठ ने कहा कि हम इस पर फैसला लेंगे कि मामले को 5 सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजा जाएगा या नहीं। दरअसल उच्चतम न्यायालय महाराष्ट्र में हाल के राजनीतिक संकट के दौरान शिवसेना और उसके बागी विधायकों की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस संकट से राजनीतिक दलों में विभाजन, विलय, दल बदल और अयोग्य करार देने समेत संवैधानिक मुद्दे पैदा हुए, जिसे लेकर दोनों ही पक्षों की तरफ से दायर की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा रही है। थाईलैंड में शुक्रवार एक नाइट क्लब में जबरदस्त आग लग गई। आग की चपेट में आने से 40 लोगों की मौत और बुरी तरह से लोग झुलस गए। नाइट क्लब में आग की घटना चोनुबरी प्रांत के सट्टाहिप जिले में हुई। ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के दक्षिण पूर्व स्थित है। पुलिस कर्नल वोटिपोंग
सोमजाई के अनुसार माउंटेन बी नाइट क्लब में आग बीती रात करीब 1 बजे लगी। हताहतों में शामिल सभी लोग थाईलैंड के नागरिक बताए जा रहे हैं। राहत व बचाव कार्य में जुटे सवांग रोजनाथ फाउंडेशन के हवाले से बैंकॉक पोस्ट ने खबर दी है कि आग में झुलसने से 40 लोगों की मौत हो गई है। ये नाइट क्लब रंगीन रातों के लिए मशहूर था। यहाँ बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक भी पहुंचे थे। सोशल मीडिया में वायरल आग के वीडियो में लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर भागते हुए देखा जा रहा है। लोग जान बचाने के लिए चीखते नजर आए। आग के कारणों का अभी पता नहीं चल रहा है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ई कॉमर्स कंपनी अमेजन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना बिना क्वालिटी स्टैंडर्ड के बेचे जा रहे प्रेशर कुकर के मामले में लगा है। इसी के साथ ये भी आदेश दिया गया कि जिन ग्राहकों को 2665 कुकर बेचे गए उनको इसकी जानकारी दी जाए और उन उत्पादों को वापस लिया जाए। साथ ही ग्राहकों के पैसे लौटाए जाए। अमेजॉन ने इससे 6,14,000 रुपए कमाए थे। प्राधिकरण ने शॉप क्लूज, स्नैपडील, पेटीएम मॉल और फ्लिपकार्ट को नोटिस भेजा था। अमेजन ने इस बात को स्वीकार किया कि कुकर बेचने के एवज में उसे कमीशन मिला था। देश में सैकड़ों ऐसे उत्पाद हैं जिनको बिना BIS के नहीं बेचा जा सकता। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा बजट अनुमान के 6.4% की तुलना में ज्यादा रह सकता है। SBI ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 6.5% रहने की उम्मीद है। पहली तिमाही में राजकोषीय घाटा बजट लक्ष्य का 21.2% रहा। एक साल पहले इसी समय ये 18.2% था। सेबी ने फ्यूचर रिटेल के खातों का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का आदेश दिया है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि उसे सेबी का पत्र मिला। इसके लिए चौकसी एंड चौकसी को नियुक्त किया गया है। इसके तहत 31 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक बैलेंस शीट की जांच की जाएगी। देश के 61% परिवारों का खर्च जुलाई में 2% बढ़ गया, जबकि व्यक्तिगत देखभाल और घरेलू वस्तुओं जैसी आवश्यक वस्तुओं पर 45% परिवारों का खर्चा बढ़ गया। पटियाला के शेरावाला गेट स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा में 35 लाख की नकदी से भरे बैग की चोरी की वारदात को एक अंतरराज्यीय गिरोह ने अंजाम दिया। इस गिरोह ने पंजाब समेत अन्य राज्यों में भी इस तरह से चोरी की वारदात की है, जिसमें एक बच्चा व एक युवक शामिल रहा है। SP हरवीर सिंह अटवाल ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि इन सभी केसों की बारीकी के साथ अध्ययन किया जा रहा है। इसके आधार पर आरोपियों को जल्द ही काबू कर लिया जाएगा। गिरोह के इन दोनों के अलावा और कोई सदस्य है। फिलहाल इस संबंध पर जांच चल रही है। उन्होंने बताया कि बैंक के आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज से पता लगाया जा रहा है कि बच्चा व दूसरा आरोपी कहां से आए और कहां गए। उधर गुरुवार को पुलिस ने इस मामले में बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने बसों के अलावा ट्रेनों के विभिन्न डिब्बों में चेकिंग की। रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर हर आने जाने वाले को चेक किया। ये चेकिंग कई घंटों तक चली। इसके अलावा शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया। इन रास्तों पर नाकाबंदी करके चेकिंग की गई। नाकों पर काफी पुलिस फोर्स तैनात की गई, जो संदिग्धों पर विशेष तौर से पैनी नजर रख रही है। गौरतलब है कि बुधवार को करीब 11:35 पर पटियाला के शेरावाला गेट स्थित SBI की मुख्य शाखा से एक 10 साल का बच्चा 35 लाख की नकदी लेके भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गया था। यह बैग बैंक के कैश काउंटर के नजदीक रखा हुआ था। जैसे आरोपियों ने देखा कि बैग के आसपास कोई बैंक अधिकारी या मुलाजिम नहीं है, बच्चा इसे लेकर फरार हो गया। बैंक के अंदर व बाहर लगे CCTV कैमरों में आरोपियों की तस्वीरें कैद हो गई थी, जिसके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। फिलहाल अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। आज दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। चुनाव आयोग को SC का निर्देश। शिंदे गुट की याचिका पर अभी ना ले कोई फैसला। थाईलैंड के नाइट क्लब में भीषण आग, 40 की मौत, 10 बुरी तरह झुलसे।
कुकर खराब बेचने पर अमेजॉन पर 1 लाख का जुर्माना। 5G की लॉन्चिंग पर जियो और एयरटेल में टक्कर। अंतर्राज्यीय गिरोह ने दिया SBI में 35 लाख की चोरी को अंजाम। बस स्टैंड पर मिली आखिरी लोकेशन। आजादी के अमृत काल में देश ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का असाधारण लक्ष्य प्राप्त कर आजादी के 75 साल के महोत्सव को यादगार बना दिया है। 200 करोड़ वैक्सीन डोज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प की सिद्धि है। भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। ये अवसर सिर्फ 200 करोड़ टीकाकरण के जश्न का नहीं है, ये जश्न है आत्मनिर्भर होते भारत का। ये जश्न है हमारे डॉक्टरों, हेल्थ वर्कर्स के समर्पण के प्रति सम्मान का। ये जश्न है हमारे वैज्ञानिकों और वैक्सीन उत्पादन में लगे कर्मवीरों को आभार जताने का। ये मौका है हमारी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कर्मशीलता को सलाम करने का। ये जश्न भारत के कुशल नेतृत्व के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का भी है। कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प का ही परिणाम है कि भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से खड़ा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कमल राष्ट्रीय पर। मौजूदा आबकारी नीति की जगह पुरानी नीति लागू करने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 31 अगस्त के बाद एक भी निजी दुकान दिल्ली में नहीं खुलेगी, लिहाजा सरकार ने भी इसकी कवायद तेज कर दी है ताकि शराब की किल्लत ना हो और कानून व्यवस्था में भी किसी तरह का व्यवधान ना पड़े। इसे लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से गठित कमेटी ने रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी है, जिसमें सरकार के 4 निगम मिलकर 1 सितंबर से 500 शराब की दुकानें खोलेंगे। हालांकि दुकानों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। आबकारी नीति को लेकर दिल्ली सरकार की उप समिति की बृहस्पतिवार को बैठक हुई। इसके बाद 4 निगमों जिसमें DTTC और DSIDC, CW और DSC की 31 दिसंबर को 700 शराब की दुकान खोलने की बात कहते हुए रिपोर्ट पेश की गई। इससे पहले 31 अगस्त तक 500 शराब की दुकान खोलने का लक्ष्य दिया गया। इनमें उच्च स्तर की शराब बिक्री के लिए प्रत्येक निगम को 5 से 3 प्रीमियम वेंड भी खुलेंगे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 1 से 9 जोन में DTTC जोन, 10 और 18 जोन में 19 और 24 CCWAS और जोन 25 से 30 में DSCS स्कूल में 700 शराब की दुकानें खोलेंगी। इसके अलावा एयरपोर्ट जोन में शराब की दुकान खोलने की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। दिल्ली कैंट और NDMC क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलेंगे। 31 अगस्त को समाप्त होने वाली मौजूदा आबकारी नीति के तहत सभी दुकानें बंद हो जाएंगी। उप समिति की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम और दिल्ली राज्य औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम 31 अगस्त के अंत तक 150 से शराब की दुकानें खोलेंगे। इसी तरह दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर और दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम 31 अगस्त तक 100 शराब स्टोर खोलेंगे।
एक रूसी अदालत ने गुरुवार को अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्रीनर को ड्रग तस्करी के आरोप में 9 साल जेल की सजा सुनाई है। अब 31 वर्षीय ग्रीनर को हथकड़ी लगाकर अदालत कक्ष से बाहर ले जाया जा रहा था तो उसे ये कहते हुए सुना गया, मैं अपने परिवार से प्यार करती हूँ। ग्रीनर के वकील मारिया ने कहा कि उनका मुवक्किल बहुत परेशान और बहुत तनावग्रस्त था। वे मुश्किल से बात कर सकती है, ये उनके लिए मुश्किल समय है। जब हमने मंगलवार को ब्रिटनी को देखा तो हमने उससे कहा था कि गुरुवार को मिलते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि प्रलय के दिन मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि वह सही थी। रूसी कोर्ट के मुताबिक अदालत ने आरोपी को प्रतिबंधित नशीला पदार्थ रखने का दोषी पाया। रूसी जज अन्ना सोतनिकोवा ने मॉस्को के खिमकी शहर में 31 वर्षीय ग्रीनर को 9 साल जेल की सजा सुनाते हुए उन पर 10 लाख रूबल का जुर्माना लगाया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सजा को एक तरफा और अस्वीकार बताया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि रूस या कोई भी देश जो गलत तरीके से किसी को हिरासत में लेता है विदेश यात्रा करने का काम करने और विदेश में रहने वाले सभी लोगों की सुरक्षा के लिए खतरे का प्रतिनिधित्व करता है। रूस की कोर्ट के इस फैसले के फौरन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बयान जारी कर नाराजगी जताई। अपनी तुरंत प्रतिक्रिया में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस ने गलत तरीके से ब्रिटनी को हिरासत में लिया। मैं रूस से उनको तुरंत रिहा करने की अपील करता हूं ताकि वो अपने परिवार और साथियों के साथ रह सकें। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वे ग्रीनर के वापस लाने की हर संभव प्रयास करेंगे। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ब्रिटनी ग्रीनर वास्तव में सलाखों के पीछे कितना समय बिताएंगी, क्योंकि अमेरिका और रूस एक संभावित कैदी की अदला बदली पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें बास्केटबॉल खिलाड़ी शामिल हो सकती हैं। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन से पहले राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा, देश में लोकतंत्र की जो मौत हुई उससे आपको कैसा लग रहा है? जिस लोकतंत्र को 70 सालों में बनाया गया उसे 8 साल में खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा, देश में आज लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, आज देश में सिर्फ 4 लोगों की तानाशाही है। हम महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं लेकिन हमें जेल में डाल दिया जाता है, हमें सदन में बहस नहीं करने दी जा रही है। राहुल गांधी ने कहा, जब हमारी सरकार थी तब केंद्रीय एजेंसियां और अन्य संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष होती थी। इन्हीं के सारे विपक्ष खड़ा होता है, लेकिन भाजपा सरकार ने सभी एजेंसियों और संस्थाओं को अपने कब्जे में कर रखा है। कांग्रेस नेता ने कहा, मैं जितना सच बोलता हूं उतना मुझ पर आक्रमण होगा, लेकिन मैं अपना काम करूंगा, महंगाई पर बात करूंगा, बेरोजगारी पर बात करूंगा। जितना इन सब के खिलाफ बोलूंगा उतना मुझ पर आक्रमण होगा। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, सभी के लिए साथ होता है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसे केंद्रीय एजेंसियां से डराया जाता है। ये बात लोगों को अभी समझ नहीं आ रही है, लेकिन एक दिन जरूर समझ आएगी। देश के 14वें उपराष्ट्रपति के चयन के लिए शनिवार को मतदान होगा। इस पद के लिए एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के बीच चुनावी जंग महज औपचारिकता होगी। तृणमूल कांग्रेस के मतदान से दूर रहने की घोषणा, शिवसेना में फूट और 4 विपक्षी दलों द्वारा एनडीए उम्मीदवार धनखड़ को समर्थन देने की घोषणा ने मुकाबले को एक तरफा बना दिया है। संसद भवन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसके तुरंत बाद मतगणना शुरू की जाएगी। देर शाम तक नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। दरअसल इस चुनाव में भाजपा अपने दाम पर धनखड़ को चुनाव जिताने की स्थिति में थी। पार्टी के पास लोकसभा में 303 तो राज्यसभा में 91 सदस्य हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए ये संख्या काफी है। इस बीच राष्ट्रपति चुनाव की तरह ही इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को बिजत बाइयार्स और कांग्रेस, बसपा और टीडीपी ने समर्थन देने की घोषणा की। इसके अलावा लोकसभा में शिवसेना के कम से कम 13 सदस्य भाजपा के साथ हैं। इस हिसाब से एनडीए उम्मीदवार को इस चुनाव में 65% से भी अधिक वोट मिलेंगे। इस चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के जीतने की संभावना दूर दूर तक नहीं थी। विपक्ष के पास राष्ट्रपति चुनाव के बाद इस चुनाव में एकजुटता दिखाने का अवसर जरूर था। हालांकि टीएमसी की मतदान से दूर रहने की घोषणा के बाद एकजुटता दिखाने की
रही सही उम्मीदें भी ध्वस्त हो गईं। टीएमसी ने कांग्रेस पर अपनी अनदेखी का आरोप लगाते हुए इस आशय का फैसला लेने की घोषणा की। राष्ट्रपति चुनाव की तरह ही इस चुनाव में भी भाजपा की रणनीति कारगर रही। पार्टी धनगढ़ के नाम पर न सिर्फ एनडीए को एक रखने में सफल रही, बल्कि उन दलों का भी फिर से समर्थन लेने में कामयाब रही जिन दलों ने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन किया था। देश में कोरोना के नए मामलों में शुक्रवार को फिर उछाल नजर आया। 20,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं और 70 मरीजों की मौत हो गई। शुक्रवार सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 20,551 नए संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 21,595 लोग स्वस्थ भी हुए। बीते 24 घंटे में 70 लोगों की मौत के साथ देश में महामारी से मरने वालों की संख्या 5,26,600 हो गई। वहीं दैनिक संक्रमण दर भी बढ़कर 5.14% हो गई है। गुरुवार को देश में कोरोना के नए मामलों में करीब 16% का इजाफा देखने को मिला था। कल कोरोना के नए मामले भी दर्ज किए गए थे, जबकि बुधवार को 17,135 नए मामले सामने आए थे। ये शुक्रवार और में बढ़कर 20,000 के पास पहुंच गए। गुरुवार को देश में संक्रमण से 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि शुक्रवार को 70 मौतें हुई। यानी शुक्रवार को संक्रमण व मौतों दोनों में बढ़ोतरी हुई। हालांकि सक्रिय केस गुरुवार के मुकाबले कम रहे। गुरुवार को उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,36,478 हो गई थी, जो शुक्रवार को और घटकर 1,35,364 रह गई। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन आज। दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। चुनाव आयोग को एससी का निर्देश, शिंदे गुट की याचिका पर अभी ना ले कोई फैसला। थाईलैंड के नाइट क्लब में भीषण आग, 40 की मौत, 10 बुरी तरह झुलसे। कुकर खराब बेचने पर अमेजॉन पर 1 लाख का जुर्माना। 5G की लॉन्चिंग पर जियो और एयरटेल में टक्कर। अंतर्राज्यीय गिरोह ने दिया एसबीआई में 35 लाख की चोरी को अंजाम। बस स्टैंड पर मिली आखिरी लोकेशन। अमृत महोत्सव में हर दिल है देश प्रेम से रंगा। आओ हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा। देश की आन बान शान है तिरंगा। हर भारतवासी की पहचान है तिरंगा। थाम कर हाथों में हाथ, नए भारत के निर्माण की अलख जगाएं। देकर एक दूजे का साथ, हर शहर हर गांव हर घर तिरंगा फहराएं। तिरंगा यूं ही सदा शान से लहराता रहे, दिल यूं ही आजादी के गीत गाता रहे। हम सबका जोशे जुनू है तिरंगा, हर देशवासी की पहचान है तिरंगा। आओ अपने तिरंगे को घर लेकर आएं, इस बार हर घर तिरंगा फहराएं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कमल राष्ट्रीय में। माफिया ब्रजेश सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद गुरुवार को 12 साल बाद जेल से रिहा किया गया। देर शाम जमानत के कागजात पहुंचने के बाद माफिया व पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह जेल से बाहर आए। घर पहुंचने पर उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ा। ब्रजेश सिंह माफिया मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमले और हत्या के षड्यंत्र के आरोप में सेंट्रल जेल में थे। गाजीपुर मोहम्मदाबाद के असरी चट्टी में 15 जुलाई 2001 को गैंगवार हुई थी। आरोपी ब्रजेश सिंह इसी मामले में 2009 से ही जेल में बंद थे। घटना में मुख्तार अंसारी ने मुकदमा दर्ज कराया था। ये हमला ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने करवाया था। कई मामलों में अदालत ने ब्रजेश सिंह को पहले ही बरी कर दिया था। उसरी चट्टी गैंगवार में जेल में बंद ब्रजेश सिंह को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया। 90 के दशक में ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी ने एक दूसरे को खुली चुनौती देनी शुरू कर दी थी। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी अपने गुर्गों के जरिए अपने दुश्मन को गोलियों से छलनी करवा देते थे, तो ब्रजेश सिंह अंडरग्राउंड रहकर मुख्तार को चुनौती देते थे। इसी दुश्मनी में आए दिन पूर्वांचल रक्तचल बनता माफिया ब्रजेश भेष बदलने में माहिर रहा। 90 के दशक में मुख्तार गिरोह ने मुन्ना बजरंगी शूटर शामिल हुआ। 2005 में मुन्ना बजरंगी ने मुख्तार गिरोह के शूटर के साथ तत्कालीन विधायक कृणानंद राय की हत्या की। इस हत्याकांड में 7 लोग मारे गए। इसी के समांतर मुख्तार और ब्रजेश के बीच अदावत और गैंगवार का सिलसिला जारी रहता है। बताया जाता है कि ब्रजेश सिंह पढ़ने में अच्छा था। ब्रजेश सिंह के पिता रविंद्र सिंह की 27 अगस्त 1984 को हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में गांव के हरिहर सिंह और पांचू सिंह और उनके साथियों का नाम लिया गया। इसके बाद ब्रजेश बदला लेने की आग में झुलसने लगा। करीब 1 साल बाद उसके पिता के हत्यारे दिन दहाड़े मारे गए, जिनकी हत्या का आरोप उस पर लगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार दोपहर नई दिल्ली यात्रा पर कोलकाता से रवाना हुई। इसके कुछ घंटे बाद सीएम दिल्ली पहुंची। ये दौरा 4 दिन तक चलेगा। इस दौरान वे कई वरिष्ठ विपक्षी नेताओं से मिल सकती हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ये बैठक 7 अगस्त को हो सकती है। ममता शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान ममता राज्य के बकाया जीएसटी समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पहुंचते ही ममता पार्टी के सांसदों से मिली और संसद सत्र की पूरी जानकारी ली। उन्होंने साथ ही 2024 को आम चुनावों का रोड मैप भी चर्चा की। उन्होंने सांसदों से पश्चिम बंगाल के 7 नए जिलों के नाम पर भी सुझाव मांगे। इसके बाद 7 अगस्त को ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली प्रवास के दौरान ममता विपक्ष के नेताओं से भी मुलाकात करेंगी। ऐसा अनुमान है कि ममता कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर सकती हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार टीएमसी प्रमुख शनिवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में गैर कांग्रेसी विपक्षी नेताओं के साथ कुछ राजनीतिक मामलों पर चर्चा कर सकती हैं। बनर्जी के सोमवार को कोलकाता लौटने की उम्मीद है। किसी भी देश में जहां कौशल पर ध्यान दिया जाए, इसके पीछे कोई सपना ना हो, तो वह देश और वहां का युवा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिए सभी सरकारों और शैक्षिक संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने युवाओं को शिक्षा के साथ साथ सपने भी दें, जिसके माध्यम से वे स्वयं का विकास करने के साथ देश की तरक्की में भी भागीदारी बने। उक्त बातें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कही। वे बृहस्पतिवार को नज फाउंडेशन के द्वारा इंडियन हैबिटेट सेंटर में आयोजित चर्चा लाइवलीहुड समिट 2022 में बतौर मुख्य वक्ता के रूप में बोल रहे थे। कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में दिल्ली विधानसभा की शिक्षा स्थायी समिति की अध्यक्ष व कालकाजी की विधायक आतिशी ने भी भाग लिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट और करिकुलम की शुरुआत की गई है, जहां न केवल उद्यमिता बल्कि एक विकसित माइंडसेट ग्रोथ और पर भी ध्यान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ 9वीं से 12वीं के बच्चों में ईएमसी के माध्यम से हमने एक विकसित माइंडसेट विकसित किया और इसके साथ ही पहले के तहत जहां बच्चों को बड़े बड़े उद्यमियों के साथ चर्चा में शामिल किया जाता है, बच्चे उनकी उद्यमिता की यात्रा को जानते समझते हैं। वहीं इसका दूसरा हिस्सा बिजनेस ब्लास्टर्स है, जहां सरकार द्वारा कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चों को सरकार द्वारा निवेश करने के लिए अपना बिजनेस आइडिया शुरू करने के लिए 2-2 हजार रुपए की
सीड मनी भी दी जाती है। समिट के एक अन्य हिस्से में विधायक आतिशी ने कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सिर्फ एक अच्छी नौकरी ढूंढने के लिए तैयार करती है। अगर हमारा तंत्र सिर्फ हमारे बच्चों को नौकरी ढूंढना ही सिखाएगा तो देश की आर्थिक व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगी और देश कैसे प्रगति करेगा। कार्यक्रम में कई बच्चों ने DSU के लाइट हाउस की मदद से किए गए कोर्स को लेकर अपने अनुभवों को भी साझा किया। साबरकांठा पुलिस ने गुरुवार सुबह जिले के गंगभोई गांव के एक खेत में एक बच्चे के जिंदा दफन होने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। सुबह खेत पहुंचने पर बच्चे को एक किसान ने देखा। कीचड़ के बाहर एक छोटा सा हाथ देखकर उसने दूसरों की मदद से उसे जगह से खुदाई की ताकि एक जीवित शिशु मिल सके। इसके बाद वे बच्चे को हिम्मतनगर सिविल अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। गंगभोई पुलिस उप निरीक्षक CF ठाकरे ने स्थानीय मीडिया को बताया कि हमें सूचना मिली थी कि हितेंद्र सिंह के खेत में एक शिशु का जिंदा दफन किया गया था। शिशु को बचा लिया गया है और अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने हितेंद्र सिंह और अन्य स्थानीय लोगों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारी ने कहा कि एक बार माता पिता या मां की पहचान हो जाने के बाद एक आधिकारिक शिकायत दर्ज की जाएगी और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं पर कार्रवाई की जाएगी। किसान हितेंद्र सिंह ने मीडिया से कहा, गुरुवार की सुबह जब मैं खेत का निरीक्षण कर रहा था तो मैंने एक बच्चे का हाथ देखा, इसीलिए मैंने एक बिजली वितरण कंपनी के कार्यालय के कर्मचारियों से मदद मांगी जो मेरे खेत के ठीक बगल में है। वे सभी दौड़ पड़े और उनमें से उन्होंने एक बच्चे को बचाया और चूंकि बच्चा जीवित है इसका मतलब है कि किसी ने इसे आज सुबह ही दफनाया होगा। कश्मीर संभाग के पुलवामा में आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया। इस हमले में एक मजदूर की मौत हो गई, 2 मजदूर घायल हुए जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान बिहार के मोहम्मद मुमताज के रूप में हुई है। वह घायलों की पहचान बिहार के रामपुर निवासी मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद मजबूल के रूप में हुई। सूत्रों ने बताया कि पुलवामा के गादुरा इलाके में आतंकियों ने मजदूर को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई और 2 मजदूर घायल हो गए जिनका उपचार चल रहा है। हमलावरों की तलाश में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम अभियान ने शुरू कर दिया है। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया। इनके पास से हथियार बरामद किए गए। इन्हें सुरक्षा बलों पर हमले और स्थानीय लोगों को निशाना बनाने का टास्क सौंपा गया था। पुलिस सेना की 21 RR और CRPF की 92 बटालियन के जवान गुरुवार को हंदवाड़ा में फ्रूट मंडी क्रॉसिंग पर नाका लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान 3 संदिग्ध सुरक्षा बलों को देखकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जवानों ने उन्हें दौड़कर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से एक पिस्तौल, 1 मैगजीन, 7 कारतूस, 2 ग्रेनेड व अन्य हथियार बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इन्हें हंदवाड़ा में आतंकी हमलों को अंजाम देने, लोगों को नुकसान पहुंचाने और क्षेत्र में शांति भंग करने का काम सौंपा गया था। सुरक्षा बलों की समय पर कार्रवाई ने आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। पकड़े गए आतंकियों की पहचान मंजूर अहमद निवासी सगीपोरा और शौकत अहमद भट्ट निवासी खानू बाबा गुंड के रूप में हुई है। तीसरे नाबालिग होने का शक है, इसी वजह से उसकी उम्र की जांच कराई जा रही है। पुलिस ने मुकदमा फिलहाल दर्ज कर लिया है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।